नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी शाला 2.0 के दोस्तों आज के टेस्ट में। और आज आप लोगों का हिंदी का टेस्ट होने वाला है और हिंदी में आज 20 प्रश्न रखे गए हैं। कितने दोस्तों? 20 क्वेश्चंस रखे गए हैं और इसमें आप कितना स्कोर करते हैं ये स्कोर आपको बताना है वीडियो के लास्ट में। ठीक है, जब 20वां प्रश्न शुरू होगा तो आप वहां पर अपना स्कोर देना शुरू कर देंगे। और टाइम टेबल की बात करें कि जो क्लासेस रेगुलर चलनी है वो टाइम टेबल आपको दे दिया गया है टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल है स्टडी शाला 2.0 ऑफिशियल, यहां पर ओ करके सर्च करिए। आप जीरो करते हैं तभी आप सर्च नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ओ से सर्च करिएगा तो चैनल आपको तुरंत मिल जाएगा। वहां पर सारी क्लास की पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाती है और वहां पर क्विज भी कराया जाता था। इस समय टाइम नहीं मिल रहा है इसलिए क्विज नहीं हो पाता है, तो उसको आगे कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, टाइम टेबल किस तरह से क्लासेस चलनी है वो टेलीग्राम पर दे दिया गया है, तो ये सारी चीजें आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। अपना स्कोर बिल्कुल बताना ना भूलें, आपका स्कोर मस्ट है बताना। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं। जितने भी हमारे साथी जुड़ चुके हैं एक बार चैनल को लाइक जरूर कर देंगे और वीडियो कैसी लगी है वो लास्ट में जरूर बताएंगे। चलिए आज के क्वेश्चंस की सीरीज शुरू करते हैं और आज के क्वेश्चंस की सीरीज में है हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है। देखिए ये लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो आपका एक प्रश्न अगर ये आता है तो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं 13, 11, 10 और 12। ठीक है, तो आप लोग उत्तर देना शुरू कर दिए होंगे और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का उत्तर बिल्कुल सही आ रहा होगा। कुछ लोगों का जवाब 13 होगा, कुछ का 11 होगा। ठीक है, क्योंकि इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन होता है। अब चलिए उत्तर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला ऑप्शन है आपका 13, तो ये भी गलत है। क्यों गलत है ये मैं आपको बताने वाला हूं। और दूसरा है 11 जो कि आपका सही उत्तर है। क्या है सही उत्तर? 11। बात करें हिंदी की तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों? 11 है। कितनी है? 11 है। और अगर बात करें मूल भाषा, और मूल भाषा आप जानते हैं क्या है, तो मूल भाषा है आपकी संस्कृत। और संस्कृत की बात करें तो उसमें आपके स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है? 13 हो जाती है। अब बात करें कौन कौन से वर्ण होते हैं स्वरों में। ठीक है, तो अभी जो है जो हिंदी में 11 होते हैं वो आप जैसे छोटा बड़ा पढ़ते हैं ना, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, री, ए, ऐ, ओ, औ। और अब देखिए अंग और आहा जो होते हैं वो तो अयोगवाह होते हैं। ठीक है, तो उनको ना स्वर में गिना जाता है और ना व्यंजन में गिना जाता है। तो औ तक आपने देखा तो आपके 11 वर्ण हो गए। लेकिन दोस्तों अगर मूल भाषा में 13 होते हैं तो दो कौन कौन से बढ़ जाते हैं? तो ज्यादातर लोगों का जवाब होगा कि जो इसमें अंग और आहा होता है। ठीक है, जो अंग और आहा होता है अगर उसी को हम जोड़ दें तो ये संस्कृत वाला 13 हो जाता है, जो कि सरासर गलत है। संस्कृत में 13 कैसे होता है? हिंदी वाले में जो हर दीर्घ री होता है, ठीक है, जो दीर्घ री और एक री होता है, ये दो स्वर और जुड़ जाते हैं तब जाकर संस्कृत में कितना हो जाता है? 13 हो जाता है। तो अंग और आहा को आप कभी भी स्वर में नहीं जोड़ सकते। वो ना तो स्वर होता है ना ही व्यंजन होता है, इसीलिए तो उसे अयोगवाह, मतलब योग नहीं होता है उसका, लेकिन वहन करता है। ना स्वर में होता है ना व्यंजन में होता है, वो उसके बीच की स्थिति होती है। ठीक है, तो ये आपका पहला प्रश्न हो गया। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि निम्न में मूल स्वर नहीं है, कौन सा है जो मूल स्वर में नहीं आता है? तो बात आई कि मूल स्वर होते कौन कौन से हैं। तो दोस्तों जो मूल स्वर होता है, ठीक है, इसे ही ह्रस्व स्वर कहते हैं या इसे ही लघु स्वर कहते हैं। ठीक है, तो ह्रस्व या लघु स्वर जो होता है वही क्या होता है? मूल स्वर होता है। और इसे ही एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। जब आप छंद पढ़ेंगे तो वहां मात्रा आपको गिननी होगी और एक मात्रिक जो होते हैं वही ह्रस्व होते हैं और वही मूल होते हैं। तो एक मात्रिक में कौन कौन से आते हैं? आपसे संख्या भी पूछी जा सकती है। 4 आते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। आ, ई, ऊ और री जो होते हैं यही क्या होते हैं? मूल स्वर होते हैं। तो 4 मूल स्वर अब आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि इसमें से कौन सा है जो मूल स्वर में नहीं है। ये भी मूल स्वर है, ये भी मूल स्वर है और री भी मूल स्वर है। आपका जो दीर्घ ऊ है वही मूल स्वर नहीं है, तो आपका उत्तर सी वाला सही हो जाएगा। ज्यादातर लोगों का जवाब एकदम बेहतरीन आ रहा होगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा हमारा प्रश्न है निम्न में कौन प्लुत ध्वनि का उदाहरण है? बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, जबरदस्त मस्त क्वेश्चन है, इसका उत्तर आपको देना है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि अब इसी तरीके के क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में बनेंगे। चलिए
प्लुत ध्वनि का उदाहरण। अब आप जानते हैं प्लुत ध्वनि क्या होती है। प्लुत ध्वनि मतलब देखिए, ह्रस्व होता है, दीर्घ होता है और प्लुत। एक मात्रिक जो हुआ वो ह्रस्व, दो मात्रिक हुआ वो क्या हो गया, दीर्घ हो गया। और जिसमें दो से अधिक मात्राएं, जैसे इस तरीके से करके लगा दिया जाए, या आप देखते हैं कि इस तरीके से करके बीच में लिख दिया जाता है तीन, मतलब दो से अधिक मात्रा, तो ये किसमें आ जाते हैं, प्लुत ध्वनियों में आ जाते हैं। अब देखिए यहां पर ओम लिखा है, तो ओम में तीन ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब ये किसमें आ गई, प्लुत ध्वनि में आ गई। ठीक है, आप लोगों का जवाब मुझे पता है कि यही वाला आ रहा होगा, ठीक है, कि कौन सा प्लुत ध्वनि का उदाहरण है, तो ज्यादातर लोगों ने ओम जवाब दिया होगा। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। कुएं में गूंजती आवाज, जिसे हम लोग प्रतिध्वनि कहते हैं, इको साउंड कहते हैं, तो उसमें क्या होता है दोस्तों जानते हैं, आप कोई आवाज कुएं में करके अगर बोलेंगे ना, तो वही आवाज रिपीट होती है, बहुत देर तक रिपीट होती है। और जहां पर इस तरह से हुआ कि कोई आवाज देर तक लंबी खींचती है ना, तो वो आपका प्लुत स्वर में आ जाता है। तो ये भी सही, ओम भी सही। अब रात्रि की समय जब कोई विस्फोट, जैसे आप दीपावली में पटाखे जलाते हैं ना, तो जब पटाखे आप जलाते हैं दोस्तों, तो क्या होता है, जब पटाखा बूम करके दगता है ना, तो उसकी आवाज जो है गूंजती है। तो जब भी आवाज गूंजे, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कि ये लंबा खींचा जा रहा है। जब भी लंबा खींचेगा तो किस में चला जाएगा, प्लुत में चला जाएगा, तो ये भी आपका प्लुत स्वर में आ जाएगा। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। अब देखिए, इसको एकदम ध्यान से दिमाग में बैठा लेंगे कि ये सारे जो है, इसमें ये सभी क्या है, प्लुत ध्वनियां होती हैं। ठीक है, क्या होती है, प्लुत ध्वनियां होती हैं। डन है, आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न है कि आ स्वर है। चलिए बताइए कि आ कौन सा स्वर है। ये ह्रस्व आ लिखा है। अब ह्रस्व आ आपको बताना है कि किस स्वर के अंतर्गत आता है। और आपके ऑप्शंस में क्या क्या दिया गया है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। आप फटाफट से उत्तर देना शुरू कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। आप लोगों के उत्तर का जो है मैं इंतजार कर रहा हूं। फिलहाल उत्तर मैं यहां से आपको पढ़ के नहीं बता सकता, लेकिन मैं जो है कमेंट बॉक्स में आप सभी के उत्तर जरूर देखता हूं। ठीक है, फटाफट से आप लोग उत्तर देना शुरू कर दीजिए। चलिए अब देखिए, एक एक चीजों को आप समझकर चलिए। जब आप, अगर आपको जरा सा भी कंफ्यूजन हो, तो हिंदी व्याकरण की एक पूरी श्रृंखला वीडियो अपलोड कर दी गई है, आप वहां से जाकर शुरू से पढ़ सकते हैं। एक एक समस्या आपका वहां पर, आपकी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। देखिए बात करें, देखिए मध्य स्वर, ये आपका एक रास्ता है। ठीक है, ये मध्य है, तो ये आपका मध्य स्वर हो गया। तो मध्य स्वर में आपको एक चीज याद रखनी है कि यहाँ छोटा आ लिख देना है मध्य स्वर में। ठीक है, अब बात आई, ये मध्य हो गया, ये अग्र है और ये पश्च, दो चीजें बची। तो केवल याद रखिए कि मध्य स्वर में आ आता है। क्या आता है, मध्य स्वर में आपका आ आता है। अब देखिए मध्य स्वर के बाद माफ कीजिएगा, चलिए मध्य स्वर के बाद आपका आता है पश्च स्वर। नीचे की तरफ आइए पश्च स्वर, ऊपर की तरफ गए तो अग्र स्वर। अब देखिए, अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आ के बाद जो आता है उसको पश्च स्वर में लिख दीजिए। तो छोटा आ के बाद कौन सा आता है, बड़ा, आपने लिख दिया पश्च स्वर में। अब बड़ा आ के बाद कौन सा आएगा, अब छोटी ई और बड़ी ई दोनों एक जो पेयर है ना, इसको उठाकर अब सीधे अग्र स्वर वाले में रख दीजिए, छोटी ई और बड़ी ई। इसके बाद कौन सा पेयर आता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ, उसको आप यहां रख दीजिए। इसके बाद आता है री, तो री को अभी आप किनारे छोड़ दीजिए। ठीक है, उसके बाद आता है ए और आई, ए और आई को आपने यहां रख दिया। ओ और औ को आपने फिर नीचे रख दिया। और जो री बचा है ना, तो री आप देख लीजिए, यहां 5 हो गया, यहां 4 है, तो यहां री लिख करके 5 बराबर कर दीजिए। बस आपको याद रखना है कि मध्य स्वर में आ आता है, तो आपका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, मध्य स्वर आपका उत्तर एकदम सही हो जाएगा। डन है, ये आपका तरीका है कि कैसे आप याद रखेंगे। संभवतः आपकी मेरे पीछे की कुछ चीजें हो सकता है ना दिख रही हो, मैं बोलकर बता रहा हूं तो आपको समझ में आ जाएंगी। पांचवा प्रश्न है, निम्न में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। चलिए फटाफट से उत्तर देना शुरू कर दीजिए। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं। ठीक है, तो फटाफट से आप जवाब दीजिए कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं। अब इसमें आपको उत्तर देना है, आपके ऑप्शन है श, श, ह और च। तो स्पर्श संघर्षी की बात हो रही है। ठीक है, यदि मैं कहूं कि ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, केवल संघर्षी, ठीक है, स्पर्श नहीं, ऊष्म या संघर्षी की बात करूं, तो आपका स और हा, ये जो चार होते हैं ये ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहे जाते हैं। लेकिन यदि मैं स्पर्श संघर्षी की बात करूं,
तो स्पर्श संघर्षी में दोस्तों ध्यान से देखिए क्या होता है। पहले तो यह स्पर्श व्यंजन होना चाहिए, और स्पर्श व्यंजन आप जानते हैं जो वर्गीय व्यंजन होते हैं, आपके जो पांचों वर्ग होते हैं वही क्या होता है, स्पर्श व्यंजन होता है। अब स्पर्श संघर्षी की बात हो रही है, तो जो स्पर्श व्यंजन में संघर्षी व्यंजन होगा, तो दोस्तों ये कौन कौन से होते हैं, ये चार होते हैं, च, छ, ज और झ। ये चार जो है ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहे जाते हैं। सेट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए स्पर्श संघर्षी, इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, डी वाला ऑप्शन आपका एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है कि हिंदी व्याकरण के पाणिनि कौन कहे जाते हैं, या आपसे कहा जाए कि हिंदी के पाणिनि कौन कहे जाते हैं, तो आपको जो है ऑप्शन में दिया गया है कि महर्षि पाणिनि, ठीक है, स्वयंभू, कामता प्रसाद, गुरु और भरत मुनि। चार ऑप्शन से इसमें आपको बताना है कि व्याकरण हिंदी के पाणिनि, ठीक है, हिंदी के पाणिनि। अब दोस्तों देखिए पाणिनि जी का नाम जो आता है ना, वो व्याकरण के रचयिता के रूप में आता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि संस्कृत वाले तो महर्षि पाणिनि जी हो गए, हिंदी का अगर बात करें तो हिंदी में कौन होते हैं, ठीक है। तो हिंदी आप चारों में से ऑप्शन फटाफट से देना शुरू कर दीजिए। देखिए दोस्तों पढ़ाई एकदम जबरदस्त करते रहिए, ठीक है, क्योंकि देखिए जीवन में दो ही यात्रा जो होती है ना वो महत्वपूर्ण होती है, और दो यात्राएं होती कौन कौन सी हैं, देखिए एक होती है दोस्तों आपकी वर यात्रा, और एक होती है शव यात्रा। अब शव यात्रा आप जानते हैं, जब जीवन समाप्त, दुनिया से लेने देना कुछ नहीं रह गया, तो आपकी हो गई शव यात्रा। आपकी नहीं मतलब जो भी होते हैं उनकी शव यात्रा हो जाती है, और ये तो हर किसी की होनी ही होनी है। तो ये यात्रा का सौभाग्य जो है, सौभाग्य क्या कहें, दुर्भाग्य जो है, ये तो सबको मिलना ही मिलना है, इसके लिए कुछ करना ही नहीं है। लेकिन दोस्तों एक यात्रा ऐसी है जिसकी इच्छा सब लोग रखते हैं, ठीक है। कौन सी यात्रा है, वर यात्रा है, ठीक है। और दोस्तों वर्तमान समय में ना ये वर यात्रा का सौभाग्य उन्हीं को मिलता है जिनको क्या मिलता है, जिनको सिलेक्शन मिलता है, ठीक है। नहीं तो वर यात्रा अधूरी ही रह जाएगी। दूसरों की वर यात्रा में शामिल होने का अवसर मिलेगा, लेकिन अपनी वर यात्रा में खुद शामिल होने का अवसर नहीं मिल पाएगा अगर आप मेहनत से तैयारी नहीं कर रहे हैं तो जीवन के अगर दोनों यात्राओं का आनंद लेना है, दूसरी यात्रा है इसका आनंद कौन लेता है, जाने के बाद तो पता नहीं चलता है, लेकिन ये जो यात्रा है इसके लिए तो दोस्तों आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो वर यात्रा को भी ध्यान में रख कर चलिए, नहीं तो क्या होगा दोस्तों कि ये सिलेक्शन के बिना वर यात्रा भी बहुत कठिन हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब प्रश्न पर आते हैं, हिंदी व्याकरण के पाणिनि कौन कहे जाते हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ना वो है आपका कामता प्रसाद गुरु। जो कामता प्रसाद गुरु जी है ना, इनको जो है ये वर यात्रा देखिए दिमाग में चल रही है, बताइए, उनको जो है हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। मतलब हिंदी के व्याकरण, जो जबरदस्त व्याकरण इन्होंने लिखा है वो किसने लिखा है, कामता प्रसाद गुरु जी ने, ठीक है। और बात करें अगर संस्कृत के व्याकरण की, तो संस्कृत के व्याकरण के आचार्य जो है ना वो कौन है, महर्षि पाणिनि जी हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, कौन सी पुस्तक है, अष्टाध्यायी। कौन सी पुस्तक है दोस्तों, अष्टाध्यायी है, ठीक है, जिसमें इन्होंने अपने 14 सूत्र और ये सारी चीजें उसी में डाल रखी हैं। जो माहेश्वर सूत्र है, आयुड रिलरी कयों गयो छयवरट लड़ यमंग गणनम जबई गणदस जब गडस माफ कीजिएगा खप छटत चटतव कपय सस रहल, ठीक है, थोड़ा सा हो जाता है इधर उधर, तो इसको आप याद कर लेंगे, क्योंकि प्रत्याहार आप संस्कृत में जब पढ़ेंगे तो उसमें प्रत्याहारों को बनाने में इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। स्वयंभू जी की बात कर लें अगर, तो इन्हें जो है वाल्मीकि कहा जाता है। किसका, अपभ्रंश का, अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है इन्हें, किन्हें, स्वयंभू जी को। अब अपभ्रंश भाषा में इन्होंने एक रचना लिखी थी पौमचर्यु, जिसे कहा गया श्री राम जी का चरित्र, ठीक है। तो मतलब इन्होंने अपभ्रंश भाषा में रामायण लिखी, इसलिए इन्हें वाल्मीकि कहा जाता है, ठीक है। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि हो गए स्वयंभू। भरत मुनि जो है ना ये नाट्य शास्त्र के प्रणेता है, नाट्य शास्त्र, ठीक है, और रस संप्रदाय के प्रवर्तक भी हैं। कौन, भरत मुनि, ठीक है। तो याद रखेंगे आप, चार नाम, चारों नामों के बारे में हमने देख लिया, ठीक है। उच्चारण की दृष्टि से चा कौन सा वर्ण है, आपका 7वां प्रश्न है कि उच्चारण की दृष्टि से चा कौन सा वर्ण है। तो फटाफट से उत्तर देना शुरू कर दीजिए, आपके सामने ऑप्शंस रखे गए हैं और आप ध्यान से देखकर ही उत्तर दीजिएगा। पहला है ए तालु, बी है कंठ,
सी है तालव्य और डी है कंठ्य। तो फटाफट से उत्तर आप लोग देना शुरू कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं धीरे धीरे से आपको आगे ले चलता हूं। चा, आपको सूत्र अगर संस्कृत के याद हो, इचु यशा नाम तालु। ठीक है, तो जो च वर्ग होता है वो उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। ठीक है, च वर्ग पूरा जो होता है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों? तालु होता है उसका उच्चारण स्थान। तो अगर आपसे उच्चारण स्थान पूछा जाए तो ये क्या हो जाएंगे? तालु हो जाएगा उच्चारण स्थान। यदि पूछा जाए कि उच्चारण की दृष्टि से कैसा वर्ण है, तो जिन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु होगा ना, तो उन वर्णों को क्या कहा जाएगा? तो उन वर्णों को तालव्य कहा जाएगा। जिन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ होगा उनको क्या कहा जाएगा? कंठ्य वर्ण कहा जाएगा। ठीक है, इसी तरह जिनका मूर्धा होगा उन्हें मूर्धन्य वर्ण कहा जाएगा। ठीक है, और जिनका दंत होगा उन्हें दंत्य वर्ण कहा जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? चा कैसा वर्ण है उच्चारण की दृष्टि से? तो तालव्य है, ना कि तालु। ये तो स्थान है। ठीक है, ये तो स्थान है। ये चीज आप एकदम जबरदस्त तरीके से ध्यान में रख लीजिएगा। यहां कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप जाइए और प्लेलिस्ट सर्च करिए, वहां पर हिंदी व्याकरण का पूरा पूरा दिया है, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि क्ष किन वर्णों से मिलकर बना है? मस्त क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट से उत्तर देना शुरू कर दीजिए, उत्तर देते रहिए। देखिए आपके सामने ऑप्शंस भी बहुत अच्छे तरीके से रखे गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों सभी का जवाब हो सकता है कि कुछ लोगों का जवाब आ रहा हो कि डी वाला। ठीक है, क्या जवाब आ रहा है? डी वाला, क्योंकि इसमें तो आपने क्या पढ़ा है? छ है, क और श, यही तो होता है। छ का जो विच्छेद आप करेंगे, इस वर्ण का विच्छेद करेंगे, इसे इन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त अक्षर कहते हैं ना। तो इनका जब आप विच्छेद करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा? आधा का और श। तो यहां कहीं है ऐसा? नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं है। शाह में तो सब जगह हलंत लगा है। तो आपका उत्तर क्या आ रहा है? डी, जो कि गलत है। क्यों गलत है? अब ध्यान से समझिएगा। इसका जो विच्छेद होता है वो दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे? एक तो आधा का और शाह आपने कर दिया, मूर्धन्य शाह हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए और क्या आप कर सकते हैं। देखिए आधा का, और ये तो स्वर सहित है ना, इसमें स्वर भी तो है। तो आपने अगर इसके स्वर को अलग किया तो ये भी तो एक विच्छेद बन जाएगा। तो दोस्तों अगर इस तरीके से देखा जाए तो कौन सा उत्तर सही है? आपका बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। बात करें क और श आ की, ए वाले उत्तर की, तो इसमें देखिए शाह में हलंत लग गया है तो ये स्वर रहित हो गया, तो ये तो गलत हो जाएगा। और इसी तरीके से आप यहां पर बात करें तो यहां भी हलंत लग गया तो स्वर रहित, ये भी गलत हो गया। तो आपका बी वाला उत्तर क्या होगा? एकदम राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शब्दकोश के अनुसार किस शब्द का क्रम पहले आएगा? मतलब इन चारों में कौन सा शब्द है जो सबसे पहले आएगा? तो शब्दकोश क्रम की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखेंगे। ये प्रश्न परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, वीडियो वगैरह की परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो देखिए इनको जानने के लिए आपको वर्ण विच्छेद समझना होगा। अब वर्ण विच्छेद, इन्हीं को आप, शब्द है तो शब्द विच्छेद करेंगे, उसका भी वर्ण विच्छेद होगा। अब देखिए अगर आप इनका विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए का है कर्म, तो कर्म में पहले आधा का है, फिर आ है, फिर आधा रा है, फिर मा है और इसमें आ है। ठीक है, ये आपके कर्म का विच्छेद है। क्रम का विच्छेद करें तो आधा का है, पूरा रा रहेगा, तो इसमें से आ को आप बाहर निकाल लीजिए, और फिर आपका मा है और आ है। यदि आप वर्ण विच्छेद करने में कहीं भी परेशानी होती है आपको, तो आप जाकर वीडियो देख सकते हैं, हिंदी को पढ़ाया जा चुका है अच्छे से ये सारी चीजें। क्षत्रिय की बात करें तो जो छा होता है वो किससे किससे मिलकर बना होता है? तो आधा का, श, आ। हो सकता है कि पीछे कुछ चीजें आपको ना दिख रही हो तो आप उसको समझने की कोशिश करिए। ठीक है, और उसके बाद आपका है आधा ता, रा और आ। क्षत्रिय यही तो होता है, फिर छोटी ई है और फिर य है और आ है। इतना लंबा आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, और देखिए क्या लिखा है, तो आधा का, फिर य है, फिर बड़ा आ है। हाँ ठीक है, ये हो गया आपका क्या। ठीक है, अब देखिए इसमें आप समझिए कि सबसे पहले कौन आएगा। इसमें देखिए शुरू के अक्षरों में देखिए आप ध्यान से, तो इसमें पहले तो आधा का सब में है। ठीक है, तो इनको तो निकाल ही दीजिए। अब देखिए इसमें सबसे पहले आ आया है। ठीक है, किसी और में आ आया है? नहीं।
तो सबसे पहले आपका कौन सा आ जाएगा, कर्म आ जाएगा, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखिए इसमें रा आया है और इसमें श आया है और इसमें या आया है। अब अगर इसमें आप बात करें तो कौन सा सबसे पहले आएगा, तो देखिए रा के पहले या आता है, या के बाद रा, मतलब ये आपका दूसरे नंबर पर आ जाएगा, ये वाला आपका तीसरे नंबर पर, और ये जो शाह होता है ना, ये सबसे लास्ट में आता है, तो ये आपका चौथे नंबर पर आ जाएगा। यदि आपको पीछे चीजें नहीं दिख रही हैं तो आपने सुन लिया है तो आपके समझ में अच्छे से आ गई होंगी। ठीक है, चलिए संभवतः अब आपको दिख जाएंगी। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा 10वां प्रश्न है, देखिए निम्न में यौगिक शब्द है, तो यौगिक शब्द के बारे में आप जानते हैं क्या है कि जिन शब्दों को अलग अलग किया जा सकता है, मतलब दो भागों में तोड़ा जा सकता है, वो क्या हो जाएंगे, आपके यौगिक शब्द हो जाएंगे। ठीक है, शब्दों के प्रकार अगर इस तरीके से देखें तो 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, एक होता है योग रूढ़, ठीक है, योग रूढ़ होता है, यौगिक होता है, और एक होता है रूढ़। 3 होते हैं। योग रूढ़ में जो बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं वो योग रूढ़ में आएंगे। रूढ़ में ऐसे हैं जिनको अलग अलग तोड़ा नहीं जा सकता, और यौगिक ऐसे हैं जिनको अलग अलग तोड़ा जा सकता है। अब योग रूढ़ और यौगिक को समझिएगा, ये भी तोड़ा जा सकता है और ये भी तोड़ा जा सकता है, लेकिन यदि इसका कोई तीसरा अर्थ निकलता है, बहुव्रीहि समास होता है, तो ये क्या हो जाएगा, योग रूढ़ हो जाएगा, यौगिक नहीं रह जाएगा। चलिए ऑप्शंस को देखते हैं, आप लोगों के उत्तर आने लगे होंगे। दशानन, तो ये आपका क्या है, दस धन आनन, मतलब 10 है जिसके आनन, मतलब दशानन रावण हो गया, मतलब बहुव्रीहि हो गया, तो ये भी आपका गलत हो गया, मतलब ये योग रूढ़ हो गया। मनोज की बात करें तो मनः धन जा, मतलब मन में उत्पन्न होने वाला, तो ये किसका पर्यायवाची है, ये हो गया कामदेव, तो ये भी आपका बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो गया। ठीक है, तो ये भी किसमें चला जाएगा, योग रूढ़ में। जलधि की बात करें तो जलधि मतलब क्या होता है, जल धन धी, मतलब जल को धारण करने वाला। ठीक है, जल को धारण करने वाला, 3 चीजें, एक है आपका जलद, एक है जलज, और एक है जलधि। क्या है, जलधि। जलज मतलब, जलद मतलब जल धन दा, मतलब जल को देने वाला, मतलब बादल। जलज का मतलब है जल धन जा, मतलब जल में जन्म लेने वाला, मतलब कमल। और जलधि का मतलब है जल धन धी, मतलब जल को धारण करने वाला, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, समुद्र या सागर हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी तीसरा अर्थ दे रहा है अलग से, तो ये भी बहुव्रीहि समास हो गया। तो हिम धन आलय हिमालय, कोई तीसरा अर्थ नहीं, तो आपका उत्तर डी वाला एकदम राइट आंसर है। आगे चलते हैं। 11वां प्रश्न है, शयन का संधि विच्छेद है, फटाफट से उत्तर दीजिए। शयन का संधि विच्छेद कैसे निकालना है, शयन में अय आया है, अय, तो आप जानते हैं अय कब आता है, जब ए की मात्रा मिलती है। जब ए की मात्रा मिलेगी तो अय आएगा, और आई की मात्रा मिलेगी तो आय आएगा, तो यहां आपका अय आया है। आप लोगों का उत्तर आ रहा है दोस्तों। ठीक है, आप लोग मिलान जरूर करिए। देखिए, तो हमने बताया कि इसका विच्छेद, अब दोस्तों आपको अय बनाना है, तो आपको किससे जाना है, ए से जाना है। तो स से अय को अलग जब करेंगे तो आपको लिखना है से, और अय को अलग कर दिया आपने, और बचा क्या, अन। ठीक है, अय मतलब देखिए अय ये हलंत सहित आता है। ठीक है, तो से धन अय, देखिए यही तो हो जाएगा, अय हो जाएगा ना बीच में, ये अय को अलग करिए ना, अन। ठीक है, तो से धन अन जो होगा, तो ये आ जो यहां पर ये जो ए है ना, वो अय बन जाएगा। तो सा में जो ए था वो क्या बन गया, अय बन गया। ठीक है, और आपके पास बचा क्या, अन यहां पर। ठीक है, तो से धन अय और धन अन, तो ये वाला आ पूरा कर देगा इसको, तो क्या हो जाएगा, यहां से जब ए निकला तो ये हलंत सहित, तो स, और ये आ पूरा किया, ये बचा या, और यहां पर बचा ना, तो शयन, मतलब से धन अन। ठीक है, और ना में हलंत नहीं होना चाहिए, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। तो से धन अन आपका डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। जितने लोगों ने ए लगाया गलत है, क्योंकि अन में हलंत लगा है। ठीक है, तो ना स्वर आपका स्वर रहित नहीं है, स्वर सहित है, बाकी के ऑप्शंस तो गलत है ही। ठीक, आगे चलते हैं। आपका 12वां प्रश्न है कि भावुक में कौन सी संधि है, फटाफट से उत्तर दीजिए। भावुक में कौन सी संधि है, यहां पर संधि आपकी कौन सी हो गई थी, अयादि संधि। भावुक में कौन सी संधि है, ठीक है, तो विच्छेद आपको आना चाहिए। यहां पर आया है भाव, आव आया है, क्या आया है, आव आया है। ठीक है,
और जब भी आव बनता है तो दोस्तों ये किसमें बनता है? अव आव, अव और अय आय, ये किसमें बनते हैं? अयादि संधि में बनता है। तो आपका उत्तर क्या सही है? सी वाला उत्तर सही हो गया, अयादि संधि। ठीक है, आव आपका, अब देखिए आव कब बनेगा? देखिए जब ओ होता है तो इसका अव बनता है, ठीक है, ओ का क्या बनता है? अव बनता है, और अव होता है तो इसका क्या बनता है? आव बनता है। ठीक है, आव बनता है तो कैसे बनेगा? भव धन उक, क्या हो जाएगा? भावुक, भव धन उक भावुक। ठीक है, ये आप समझ जाइएगा, इसका विच्छेद आप करके अलग से देख सकते हैं। 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, आज 20 प्रश्नों की श्रृंखला है। ठीक है, बादल और कमल का शुद्ध जोड़ा है, निम्न में बादल और कमल का शुद्ध जोड़ा है। तो चारों को आप एक बार देखिए और शुद्ध जोड़े का चयन करिए। बात करें, देखिए एक एक ऑप्शंस को हम लोग देखते चलते हैं। अब्द, अब्द मतलब क्या होता है? आब धन द, मतलब पानी देने वाला, तो क्या हो जाएगा? बादल। ठीक है, और जल धन द, जलद, ये भी पानी देने वाला, तो ये भी बादल। तो ये तो हुआ नहीं कमल और बादल का। जलद, ये भी देखिए बादल है, और जलधि अभी आपको बताया कि ये होता है समुद्र, तो ये भी नहीं है, मतलब ये भी गलत, ये भी गलत। अब देखिए जलज और अंबुज, जलज मतलब जल में जन्म लेने वाला, अंबुज मतलब जल में जन्म लेने वाला, तो ये दोनों हो गया कमल का पर्यायवाची, दोनों गलत। अंबुद मतलब पानी देने वाला, अंबुधनता पानी देने वाला। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका हो गया बादल, और अंबुधनजा मतलब पानी में जन्म लेने वाला, तो हो गया कमल। तो आपका सही उत्तर कौन सा है? डी वाला सही उत्तर है। जितने लोगों ने डी उत्तर दिया है दोस्तों, बहुत बहुत बेहतरीन उत्तर है आपका। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। चलिए फटाफट से शुद्ध वर्तनी का चयन करना शुरू कर दीजिए। अब देखिए एक एक ऑप्शंस को लेकर हम चल रहे हैं, ठीक है, और आप जो है शुद्ध वर्तनी का चयन बिल्कुल करते रहिए, उत्तर आप लोग देते रहिए। ठीक है, हाँ चलिए देखिए यहां पर है अनाधिकार, जबकि इसका विच्छेद क्या होता है? अन धन अधिकार। ठीक है, अन धन अधिकार, वर्तनी समझने का ये सबसे शुद्ध तरीका है, अन धन अधिकार। अब देखिए ये जो ना में हलंत है ना, ये जाकर आ इसे वो पूरा कर देता है, तो अब क्या हो जाएगा? अन, अन हो गया, आ खत्म, अब बचा क्या? अधिकार। तो अनधिकार ये शुद्ध शब्द है, तो यहां तो अनाधिकार लिखा है, मतलब ये गलत हो गया। ठीक है, ये चीज आप समझिएगा। सन्यासी लिखा है, तो सन्यासी का विच्छेद होता है सम धन न्यासी। ठीक है, सन्यासी का विच्छेद क्या होता है? सम धन न्यासी। और ये मां जो होता है दोस्तों, ये किसमें बदल जाता है? अनुस्वार में। तो सम देखिए मां बदल गया अनुस्वार में, ठीक है, और यहां पर न्यासी तो रहेगा ही। ठीक है, देखिए और मां अनुस्वार में बदला तो अपने पहले वाले अक्षर के ऊपर जाकर लग गया, वर्ण के ऊपर लग गया, तो क्या हो गया? समन्यासी। तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये वाला तो गलत हो गया क्योंकि इसमें अनुस्वार है ही नहीं। और अंत्याक्षरी का एक बार देख लीजिए, ताकि ये चीजें पूछी जाती हैं बार बार, तो इनको एक बार समझ लीजिए ताकि आपका गलत होने से बच जाए। देखिए अंत्य धन अक्षरी मतलब अंतिम अक्षर, अंत्याक्षरी तो ऐसे खेलते हैं ना, आपकी अंतिम अक्षर वाले से शुरू करते हैं, तो अंत्य धन अक्षरी। तो दोस्तों अब देखिए यहां पर भी तो आ है, हलंत तो है नहीं, और यहां भी तो आ है, तो जब ये दोनों मिलेंगे तो दीर्घ आ तो बन ही जाएंगे। तो इसका क्या होना चाहिए? अंत्याक्षरी होना चाहिए, अंत्याक्षरी नहीं अंत्याक्षरी होना चाहिए। तो ये भी गलत, आपका बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है कि दिन का पर्यायवाची नहीं है, दिन का पर्यायवाची नहीं है। देखिए आप दिवस, दिवस आपका सही है, ठीक है, तो ये भी दिन का पर्यायवाची है, यहां पर नहीं पूछा है तो ये भी गलत ऑप्शन हो गया। बात करें सी वाले की, तो वार, जैसे रविवार, सोमवार, तो दिन में वार आता है ना, तो ये भी दिन का पर्यायवाची है, तो यहां पर पूछा गया है नहीं। और वासर भी दिन का पर्यायवाची होता है, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया दोस्तों? ये भी गलत। तो देखिए दिन, यहां पर देखिए दीन लिखा है, अगर ये दिन होता तो ये दिन का पर्यायवाची हो जाता, दिन का पर्यायवाची तो दिन है ही, लेकिन यहां दीन लिखा है, दीन मतलब दुखी जो होते हैं, ठीक है, असहाय होते हैं जो, वो क्या होते हैं? दीन होते हैं, वो तो दिन होता नहीं है। ठीक है, तो बी वाला उत्तर आपका सही। आगे चलते हैं, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? ठीक है दोस्तों, अष्टाध्यायी किसने लिखी है? तो महर्षि पाणिनि ने लिखी है। और अष्टाध्यायी मतलब
8 अध्यायों वाली जो किताब होगी, ठीक है। अष्ट अध्याय मतलब 8 अध्याय वाली। तो दोस्तों 8 आई संख्या मतलब 8, ठीक है। अष्टाध्यायी मतलब 8। तो जब 8 संख्या आ गई तो इसमें कौन सा समास आपका हो जाएगा? ये हो जाएगा संख्यावाची द्विगु, मतलब द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। डन है, आगे चले। अगला प्रश्न है 17वां कि धनहीन में कौन सा समास है? जितने हमारे साथी जुड़ चुके हैं एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा यदि आपकी वीडियो पसंद आ रही हो तो। देखिए धनहीन, ठीक है। धनहीन में कौन सा समास है? तो दोस्तों देखिए धनहीन का मतलब क्या होता है? धन से हीन, धन से हीन, जहां भी विभक्ति चिन्ह आया, ठीक है। विभक्ति चिन्ह आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि भैया यहां तो तत्पुरुष समास ही होगा, तो उत्तर आपका तत्पुरुष समास हो गया। अगर मैं पूछूं कि कौन सा तत्पुरुष समास है, तो धन से हीन जहां अलगाव की स्थिति आए या अभाव की स्थिति आए तो वहां आपका अपादान हो जाता है, मतलब पंचमी तत्पुरुष हो जाता है। कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा आपका? पंचमी तत्पुरुष हो जाएगा, मतलब से अलग होना, या क्या होगा अभाव के अर्थ में, तो कौन सा हो जाएगा? पंचमी तत्पुरुष या अपादान तत्पुरुष, ठीक है। समझ गए आप लोग अच्छे से? देखिए इसी तरीके से जो भी आपके सामने प्रश्न आए, जैसे पत्र मुक्त हो गया, ठीक है, चिंता मुक्त हो गया, ऋण मुक्त हो गया, ये सारी चीजें जो है ये किसमें आएंगी? आपके उसी तत्पुरुष समास में आ जाएंगी, ठीक है। आगे चले दोस्तों, आपका 18वां प्रश्न है निम्न में तद्भव शब्द है। चलिए तद्भव तत्सम की बात आ गई और 4 ऑप्शंस है, चारों ऑप्शन को देखना है कि तद्भव कौन सा है, ठीक है। तो ये तो आसान से ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, यहां पर आपको समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है। देखिए घृत जो है ये तत्सम है, किसका तत्सम है? घी का तत्सम है, मतलब अब ये तो तत्सम हो गया, तद्भव रहा नहीं। यव की बात करें तो ये जव का क्या है? तत्सम है, मतलब ये भी तत्सम निकल गया। बात करें एला की तो ये किसका तत्सम है? इलायची का तत्सम है। किसका भैया? इलायची का तत्सम है, ये भी गलत। बचा आपका नीम, तो ये तद्भव है या तत्सम? तो एक बार देखिए नीम का जो तत्सम होता है वो होता है निम्ब। क्या होता है? निम्ब होता है तत्सम, ठीक है। मतलब कि ये वाला तत्सम नहीं है, ये तद्भव है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। समझ गए आप? ये तत्सम है, निम्ब इसका तत्सम होता है, बाकी के ये जो तीनों हैं ये तो तद्भव हो गए, ठीक है। समझ गए आप? और ये आपके तत्सम हो गए, तो उत्तर कौन सा? सी सही। अगला प्रश्न है 19वां, जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो इसके लिए एक शब्द बताइए। देखिए एक एक टॉपिक आज जो है प्रश्न जो रखे गए थे वो वर्णमाला से ज्यादा रखे गए थे, ऐसे ही आगे की ओर हम लोग बढ़ते चलेंगे, ठीक है। जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो, चलिए फटाफट से उत्तर देना शुरू करिए। आप सभी का उत्तर कुछ लोगों का आ रहा होगा ए और कुछ लोगों का आ रहा हो डी, ठीक है। 2 ऑप्शंस आप लोग उत्तर में टिक कर रहे होंगे। चलिए एक एक ऑप्शंस को देखते हैं। बहुभाषी का मतलब होता है कि जो बहुत सी भाषाएं बोलता हो, जानने की बात नहीं हो रही, बोलने की बात है। बहुभाषी जो बहुत सी भाषाएं बोलता हो वो बहुभाषी होगा, यहां तो जानने की बात हो रही है ना, तो ये तो गलत। वाचाल का मतलब होता है जो बहुत बोलता हो, जो बहुत बोलता हो वो वाचाल हो जाता है। मतलब मूक का विलोम वाचाल, मूक मतलब एकदम चुप रहता है, बोलता ही नहीं है, और वाचाल का मतलब बहुत बोलता है, तो ये भी गलत। सर्वज्ञ का मतलब जो सब कुछ जानता हो, ठीक है, भाषा की बात नहीं हो रही है, जो सब कुछ जानता हो वो सर्वज्ञ हो गया, ये भी गलत। यहां पर है बहुत सी भाषाएं जानता हो या एक से अधिक भाषाएं जानता हो, तो देखिए बहु मतलब अनेक, भाषा मतलब भाषा, और विद मतलब होता है जो जानता है, तो बहुत सी भाषाएं जो जानता है वो हो जाएगा बहुभाषाविद, मतलब डी वाला ऑप्शन राइट आंसर। आगे चलते हैं। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। 20वां प्रश्न है आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास लोकोक्ति का सही अर्थ है। समझिए होता क्या है, पढ़ने के लिए आपने मोबाइल हाथ में लिया, ठीक है, और आप देखे भैया खुल गया इंस्टा, खुल गया, पढ़ने आए थे आप और इंस्टा खुल गया, शॉर्ट वीडियो खुल गई, और हुआ क्या?
कि आए थे पढ़ने के लिए और क्या करने लगे, वीडियो शॉर्ट वीडियो देखना शुरू हो गया। ठीक है, देखिए जो भी डिजिटलाइजेशन है ना, उसका दो जो है, एक आपके लिए सार्थक भी है और एक निरर्थक या नुकसानदायक भी है, उसके उपयोग पर निर्भर करता है। अगर आप धनात्मक वे में ले जाते हैं तो आपके लिए लाभदायक होगा, ऋणात्मक वे में ले जाते हैं तो वो नुकसानदायक होगा। पढ़ने के लिए आपने मोबाइल खोला है तो केवल पढ़िए, ठीक है, उसपे जो है इंस्टा पर जाकर आप रील्स देखना मत शुरू कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए, किसी ने कमेंट किया था कि सर आवाज नहीं सही आती है। यदि आवाज नहीं सही आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या आवाज में कुछ गड़बड़ी रहती है। मुझे तो नहीं लगता ऐसा, क्योंकि मैं भी रिव्यू के लिए वीडियोस देखता हूं अपनी, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। फिलहाल चलिए प्रश्न पर आते हैं कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति। ठीक है, लोगों द्वारा कही जाने वाली उक्ति है, लोकोक्ति, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। अब इसका उत्तर आपको देना है। ठीक है, देखिए अर्थ आपको क्या पता चल रहा होगा कि कोई काम करने आए थे जिसकी जरूरत थी, पढ़ने आए थे, जरूरत थी, ओटन लगे कपास, तो भैया ऊपर भेजना शुरू कर दिया हमने रील्स को। मतलब जो काम करने आए थे उस कार्य को छोड़कर किसी दूसरी कार्य में चले गए। ठीक है, इसका भावार्थ यही निकल रहा है। अब साधुओं की संगति छोड़ देना ये भी गलत, सही अर्थ नहीं निकल रहा है। गृहस्थी के कामों में फंसना ये भी गलत। बात करें भक्ति को छोड़कर व्यापार करना, तो ये भी तो कोई इसका सही अर्थ नहीं निकल रहा है। सही अर्थ क्या है कि वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। आप लोग अपना स्कोर देना शुरू कर दीजिए, फटाफट से स्कोर लिखना शुरू कर दीजिए और देखते हैं कि हमारे कितने भाई बंधु हैं जिन्होंने मन से तैयारी की है, दिल से तैयारी की है और कितने अंक उन्होंने प्राप्त किए हैं। ठीक है, आप लोग अपना जो है स्कोर है ना, वो कमेंट बॉक्स में देना शुरू कर दीजिए कि आपने 20 में कितना स्कोर किया है। जिन्होंने 20 में 20 स्कोर किया है ना, वो उनको दोस्तों गोल्ड मेडल जरूर मिल रहा है। कौन सा मेडल है उनका? गोल्ड मेडल मिल रहा है मेरे भाइयों। और जिन्होंने 15 से 20 के बीच में किया है ना, जिन्होंने 15 से 20 के आसपास में किया है, मतलब 20 से कम और 15 के बीच में, वो हमारे सिल्वर वाले भाई हैं। और जिन्होंने 10 से 15 के बीच में कर दिया है ना, 20 में 10 से 15 कर दिया है, वो हमारे जो है ब्रॉन्ज मेडल वाले भाई हैं। और जिन्होंने 10 से नीचे किया है ना, उनको सांत्वना पुरस्कार भी नहीं मिल पा रहा है, उनको थोड़ी सी और मेहनत की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कल से एक नई ऊर्जा के साथ हम आप लोगों के साथ जुड़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, लेकिन आप लोगों का नुकसान मुझसे सहा नहीं जा रहा है। ठीक है, तो कल से जितनी भी चीजें मैंने आपसे बताई हैं टाइम टेबल के हिसाब से, वो चीजें आपको जरूर मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, गोल्ड पाने वाले और सिल्वर ब्रॉन्ज पाने वाले सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों, जिन्होंने 10 से ज्यादा स्कोर नहीं किया है वो भी निराश ना हो, वो अपनी तैयारी को थोड़ा और बेहतर बनाते रहें। ठीक है, तो फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।